हेलो गाइस, मैं हूं मयंक और एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पर। आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा वीडियो मसाई जनजाति के ऊपर रहेगा। मसाई जनजाति से संबंधित सभी थ्योरी के फैक्ट्स और जितने भी क्वेश्चंस इस मसाई टाइप से संबंधित आ चुके हैं अभी तक और जितने भी आ सकते हैं उन सब का कंप्रहेंसिव कवरेज रखेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मसाई जनजाति। मसाई जनजाति समझने से पहले कुछ इस तरीके के आपने लोग, शायद आप इन दो लोगों को अवश्य जानते होंगे जिनका नाम कीमा और नीमा पॉल है। ये बॉलीवुड सॉन्ग्स के ऊपर डांस करते हैं और ये मसाई जनजाति से संबंधित ही हैं। ये यूट्यूब और टिकटॉकर यूट्यूबर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं। ठीक है, तो आप आई थिंक ये जान रहे होंगे और ये मसाई जनजाति के ही लोग हैं। ठीक है, तो ये समझाने से पहले केवल इतना मकसद था कि आप मसाई जनजाति के कुछ लोगों को समझ सकें, उनकी वेशभूषा, हाव भाव ये सब पहचान सकें। ठीक है, यदि हम मसाई जनजाति के निवास प्रदेश की जाने इनका हैबिटाट देखें तो मसाई लोग मेनली पशुपालक हैं और ये उष्णकटिबंधीय घास स्थलों पर पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो निवास स्थान है वो पूर्वी अफ्रीका की केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा की पठारी प्रदेशों में है। ठीक है, यहाँ पर तीन देशों का नाम आया आपके सामने, एक केन्या, दूसरा तंजानिया और युगांडा। ठीक है, तो पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा के जो पठारी प्रदेश हैं, जो ऊंचे हाईलैंड्स हैं, वहाँ पर ये लोग निवास करते हैं। इनकी निवास स्थान मेनली विक्टोरिया झील से पूर्व की ओर है। ठीक है, यानी जहाँ से विक्टोरिया झील है अफ्रीका में, और ये सारी बातें कहाँ पर हो रही हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की जो विक्टोरिया झील है उसके ईस्टर्न साइड पे इनका निवास स्थान है। ठीक है, और ये जो विक्टोरिया झील के ईस्टर्न साइड जो भी स्थल है, ये यहाँ से अफ्रीका का जो दूसरा पार्ट है, यानी अफ्रीका का दो हिस्से हो जाते हैं, यानी एक रिफ्ट वैली बन जाती है बीच में, और अफ्रीका का जो भ्रंश घाटी है जिसे हम रिफ्ट वैली बोलते हैं, वहाँ से वो इसको दो हिस्सों में बांट देती है, एक पश्चिमी भाग, एक पूर्वी भाग। तो ये लोग रिफ्ट वैली के पूर्वी भाग में निवास करते हैं। यदि हम मैप पे देखें तो ये आपका अफ्रीका है, पूरा कॉन्टिनेंट ये अफ्रीका देख रहे हैं। यहाँ पर इस वाले रीजन में आपको मसाई ट्राइब देखने को मिलेगा। ठीक है, ये केन्या ये केन्या वाला रीजन है, केन्या, तंजानिया, युगांडा। ठीक है, तो यहाँ के बीच वाले पोर्शन में आपको मसाई जनजाति देखने को मिलेगी। यहाँ पर विक्टोरिया झील है तो उसके ईस्टर्न साइड पे मसाई जनजाति देखने को मिलेगी। यहाँ से आपकी जो, मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ से ये जो एरिया है, यहाँ से ये रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटी है। तो ये आपका ईस्टर्न साइड हो गया, ये वेस्टर्न साइड हो गया रिफ्ट वैली की। ठीक है, तो ये मेनली ईस्टर्न साइड और सेंट्रल और ईस्टर्न साइड पे रिफ्ट वैली के ये मसाई ट्राइब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आप मसाई का रीजन देख पा रहे हैं, जो ग्रीन पैच है ये मसाई का रीजन है। जबकि पूर्व की साइड में केन्या है, नॉर्थ में युगांडा है एंड साउथ में तंजानिका है। जबकि ब्लू जो रीजन देख पा रहे हैं ये आपका लेक्स हैं, ये लेक विक्टोरिया है जहाँ से नील नदी निकलती है। जबकि ये जो साउथ वेस्ट में देख पा रहे हैं ये लेक तंजानिका है। ठीक है, और ये आपका जो बेल्ट दिख रहा है ये रिफ्ट वैली का रीजन है। ठीक है, तो यहाँ आप क्लियर हो गए होंगे कि मसाई का रीजन क्या है। ठीक है, यदि हम यहाँ के क्लाइमेट की बात करें, जलवायु की बात करें, तो ये मेनली ऊंचाई पर स्थित यानी पठारी प्रदेश में रहते हैं। इस कारण इस क्षेत्र की जलवायु अफ्रीका के तटीय प्रदेशों पश्चिम में कांगो बेसिन की जलवायु की अपेक्षा कुछ अधिक ठंडी होती है। ठीक है, यहाँ की जो जलवायु है वो ठंडी रहेगी क्योंकि ये जो लोग हैं ये पठारी प्रदेश यानी हाईलैंड्स पे निवास करते हैं, ऊंची जगहों पे निवास करते हैं। इस प्रदेश का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। ठीक है, यानी गर्मियों के समय ये लगभग 35 के आसपास चला जाएगा और ठंड के समय ये 18 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा। अगर वार्षिक ताप रेंज देखें, वार्षिक ताप परिसर या रेंज ऑफ टेम्परेचर देखें तो ये ज़्यादा वेरी नहीं करता। ठीक है, परंतु दैनिक ताप अक्सर अधिक रहता है, यानी दिन के समय ये वेरी अधिक करेगा, रात में बहुत ज़्यादा ठंडा रह जाएगा, दिन के समय अधिक गर्मी पड़ जाएगी। ठीक है, दिन गर्म तथा धूपदार होते हैं जबकि रात्रि ठंडी होती है। उच्च भागों को छोड़कर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक नहीं रहती। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा अप्रैल तथा मई के महीनों में होती है, जबकि हिंद महासागर से तेज मानसूनी पवनें चलती हैं।
ठीक है, यानी यहाँ का, क्योंकि ये ईस्टर्न अफ्रीका का रीजन है, पूर्वी अफ्रीका का रीजन है, तो यहाँ कहीं ना कहीं जिस प्रकार की जलवायु इंडिया में पाई जाती है उसी प्रकार की लगभग जलवायु वैसी ही यहाँ पर पाई जाएगी, क्योंकि दोनों ही जगहों पर मानसूनी क्लाइमेट पाया जाता है। ठीक है, उच्च भूमियों पर नवंबर में भी हल्की वर्षा हो जाती है। जो हाईलैंड्स होते हैं वहाँ पर नवंबर के आसपास भी वर्षा हो जाती है, लेकिन मेनली इनकी जो वर्षा होती है वो अप्रैल और मई के महीनों में होती है। यहाँ की अगर हम वनस्पति की बात करें तो इस प्रदेश के अधिकतर भाग में घास के स्थल हैं। ठीक है, ये जो रीजन है ये ट्रॉपिकल एरिया में यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो घास के स्थल हैं उनको उष्णकटिबंधीय घास के स्थल कहा जाता है, यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहा जाएगा। और जो अफ्रीका के ये ग्रासलैंड्स हैं इनका विशेष नाम है, जिनका इनका इनको सवाना के घास स्थल कहा जाता है। ठीक है, सवाना के घास मैदान कहा जाता है। लंबी शुष्क ऋतु में ये घास उग जाती है तथा पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऊंचे पठारों पर जहाँ वर्षा अधिक होती है लंबी लंबी घास उगाते हैं। इस लंबी लंबी घास के सवाना प्रदेश में कहीं कहीं पर विस्तृत शुष्क जंगल एंड ड्राई फॉरेस्ट भी होते हैं। ठीक है, ऊंचे पर्वतों पर जहाँ वर्षा अधिक होती है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। नीचे यानी जो निचला प्रदेश होगा जहाँ जो उसका जो हाइट है, एल्टीट्यूड है वो कम है, तो वो रीजन आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होगा, यानी उष्णकटिबंधीय मैदान होगा। जबकि ऊंचाई बढ़ने की वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है, और जो ऊंचे पठारी प्रदेशों यानी ऊंचे पर्वतों पर जो घास के मैदान उगते हैं उनको हम टेम्परेट ग्रासलैंड बोलेंगे। रीजन इक्वेटर के आसपास है, होना चाहिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, बट नीचे वाले तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, लेकिन जो पर्वतों के ऊपर हैं, पर्वतों की ऊंचाई पे हैं या पठारों की ऊंचाई पर हैं, उनको टेम्परेट ग्रासलैंड, उनकी जो करेक्टरिस्टिक हो जाती है वो टेम्परेट यानी शीतोष्ण ग्रासलैंड जैसी हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। शुष्क ऋतुओं में मसाई लोग अपने पशुओं के साथ ऊंचे पठारों पर चले जाते हैं जहाँ उनके पशुओं के लिए उत्तम घासें प्राप्त होती हैं। यदि हम इनके शारीरिक लक्षण की बात यदि हम इनके शारीरिक लक्षण की बात करें तो मसाई देखने में लंबे और छरछरे होते हैं। इनके हाथ पैर पतले तथा उंगलियां लंबी होती हैं। इनकी त्वचा का रंग हल्का चॉकलेटी से गहरा कत्थई यानी ब्राउन होता है। इनका सिर ऊंचा तथा पतला होता है। इनकी नाक सीधी लंबी तथा पतली होती है। ठीक है, यानी अन्य नीग्रो लोगों की अपेक्षा इनके होठ कम मोटे और ऊपर को कम पलटे हुए होते हैं। इनके सिर के बाल कम घुंघराले तथा लंबे होते हैं। अर्थात ये कहीं ना कहीं ये नीग्रो प्रजाति और मेडिटेरियन प्रजाति के बीच के यानी दोनों के लक्षण इन प्रजातियों में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो मसाई ट्राइब्स हैं उनमें निग्रोइड प्रजातियां और मेडिटेरियन प्रजातियां, इन दोनों के ही शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका भोजन, यानी ये क्या खाते हैं। तो मेनली ये पशुचारक लोग हैं, ना ही खेती कृषि करते हैं, ना ही किसी प्रकार का, यानी जो आखेट है शिकार में भी ये ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर ही करते नहीं हैं। इनके भोजन में मांस का प्रमुख स्थान होता है, लेकिन ये जो मीट है ये इन्हीं के अपने जो पशु होते हैं मेनली उनका शिकार करते हैं, यानी उन्हीं का मांस खाया जाता है, जबकि बाहर से कोई अधिक संख्या में जो शिकार वगैरह नहीं की जाती। तो इनका जो भेड़ होते हैं, इन बकरे होते हैं, उन सब का मांस का प्रयोग करते हैं। ये गाय पालते हैं तो उनका दूध वगैरह भी पीते हैं। ज्वार बाजरा और मक्का का भोजन योद्धाओं को छोड़कर सभी लोग खाते हैं। ठीक है, इनमें इनका जो मतलब इनकी एज के हिसाब से सबसे पहले बच्चे होते हैं इनके, फिर वो जो पर्टिकुलर एज पे जाके वो बैरियर्स बन जाते हैं, योद्धा बन जाते हैं। ठीक है, मसाई बैरियर्स बन जाते हैं जो अपने आसपास के रीजन को एक्सपेंड करते हैं। उसके बाद ये फिर से अपने यानी घरेलू जीवन यानी गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं। जो इनकी औरतें हैं यानी जो फीमेल्स हैं वो मेनली जंगली जड़ें और केला का यूज करती हैं। ये पदार्थ नीग्रो तथा बॉन्डरोबो लोगों से पशुओं के बदले में प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लॉथिंग। क्लॉथिंग अगर इनके कपड़ों की बात की जाए तो ये चूंकि चमड़े के बने हल्के कपड़ों का प्रयोग करते हैं। फीमेल्स और योद्धा नवयुवक उत्सव के समय आभूषण भी धारण करते हैं। योद्धा यानी जो बैरियर्स युवक होते हैं, यानी जो जो यूथ होता है बैरियर्स, वो टोपी वाघ बबून तथा अन्य जंगली जानवरों के चमड़े से तैयार की जाती है। यानी वो टोपी भी पहनते हैं जो जो भी शिकार करके कुछ कम यानी
ये कभी कभी शिकार भी करते हैं, तो उनसे बाघ, बबून या जितने भी जंगली जानवर उनके आसपास होते हैं तो उनकी चमड़े से ये टोपी वगैरह बनाते रहते हैं। धनवान लोगों की कन्याएं हाथ, पैर तथा गर्दन में लोहे की तार की कड़े पहनती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्राल। क्रॉल क्या होता है? प्रत्येक परिवार का ये अपना घर और दल होता है। ठीक है। यानी एक बड़ी फैमिली है, पूरा परिवार है, तो वो एक एक अपना ही क्राल बनाएगा। क्राल क्या होता है? उनके जो झोपड़ियाँ होती हैं, वो कई झोपड़ियाँ, उनके हर परिवार के सदस्यों की अपनी अपनी झोपड़ियाँ रहेंगी। तो वो जो पूरे परिवार का जो एक निवास स्थान होता है उसको हम क्राल बोलते हैं, जिसमें कई झोपड़ियाँ होती हैं। ठीक है। प्रत्येक परिवार का अलग अलग पड़ाव होता है जिसे क्रॉल कहा जाता है। इस क्राल में 20 से 50 तक झोपड़ियाँ होती हैं। ये झोपड़ियाँ अपना स्थान बदलती रहती हैं। ठीक है। क्राल बनाने तथा उसकी देखभाल करने का कार्य उनकी औरतें यानी फीमेल्स करती हैं। क्राल के अंदर बनाई गई झोपड़ियाँ अंडाकार यानी ओवल आकार में होती हैं तथा पास पास होती हैं। बीच में 100 मीटर व्यास का एक खुला स्थान रहता है जिसमें जंगली जानवरों और पशुओं से सुरक्षित रहा जा सके। ठीक है। यानी बीच में वो अपने पशुओं को रखने के लिए खुला एरिया होता है, जिससे वो अपने पशु रखने के लिए यूज करते हैं। इनमें कुछ द्वार भी होते हैं। पड़ाव के मध्य भागों में बाड़े बंधे होते हैं। ठीक है। यानी जो इनका क्राल होता है उसके मध्य भाग में बाड़े बनाए जाते हैं जिसमें अपने पशु रखते हैं। इन बाड़ों को कटीले झाड़ियों से घेर लिया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम होता है क्राल का। यानी चारों तरफ से ये क्राल एक पूरे परिवार का एक पड़ाव होता है, जिसमें यहाँ पर कई छोटी छोटी झोंपड़ियाँ, चारों तरफ से झोंपड़ियाँ होती हैं और बीच में ये बाड़े लगे होते हैं जहाँ पर अपने पशु रखे जाते हैं। ठीक है। अगर हम इसके रियल पिक्चर्स को दिखाएं तो वो कुछ इस प्रकार से दिखें। जैसे ये आपका स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कराल है। ये चारों तरफ से बुसेस यानी झाड़ियाँ लगा दी गई हैं और एक पड़ाव बनाया गया है। ठीक है। ये पड़ाव कराल कहा जाता है। यानी ये पूरे परिवार का एक दल है जिसमें बहुत सारी झोंपड़ियाँ हैं। आप देख पा रहे हैं ये सारी झोंपड़ियाँ हैं अलग अलग लोगों की। ठीक है। एक परिवार के सदस्यों की अपनी अपनी झोपड़ियाँ हैं और बीच में ये जो बेड़े बनाए गए हैं, जो बाड़े बनाए गए हैं, यहाँ पर पशु रखे जाते हैं। ठीक है। तो ये एक क्राल होता है। यदि हम इनकी झोंपड़ियों की बात करें तो ये आप जहाँ देख पा रहे होंगे, लकड़ियाँ और जो भी चीज़ें इनके आसपास होती हैं उनसे अपनी ये झोंपड़ी तैयार करते हैं और बाद में ऊपर से ये ये जो उसको मढ़ दिया जाता है, जो भी मिट्टी से और जो गोबर होता है। ठीक। और मिट्टी होती है उससे ये लेप दिया जाता है। तो ये इस तरीके की इनकी झोपड़ी होती है। पूरी अंधकार में इनकी झोपड़ी होगी। अगर इनसाइड से देखें तो वो कुछ इस तरीके की दिखे। ये इनकी झोपड़ी के अंदर का दृश्य है। ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ये लोग रहते हैं। यहाँ पर एक विशेष करके ये बर्तन देख पा रहे होंगे, ये मेनली ये लौकी हैं। ठीक है। तो सूखी हुई जो लौकी होती है उसको, उसमें ये लोग अपना दूध या जो भी ब्लड वगैरह होता है, यानी ये पशुओं का ब्लड शक्कर भी बोलते हैं इन्हें, यानी खून भी पीते हैं। ठीक है। जिंदे पशुओं का। तो उन सबको ये स्टोर करके रखते हैं, दूध वगैरह, इन सब सामान को, पानी वगैरह को, दूध को, तो उस चीज़ों को स्टोर करने के लिए लौकी का यूज करते हैं। और इस लौकी को तुम्बी कहा जाता है। ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा? तुम्बी। चलते हैं नेक्स्ट। इनके यहाँ दूध का जो प्रयोग होता है वो कच्चे यानी कच्चे दूध का प्रयोग करते हैं। सिर्फ रोगी मनुष्यों को ये दूध उबाल कर पिलाया जाता है। जो भेड़ वगैरह रखते हैं तो भेड़ों की संख्या भी पशुओं की संख्या से कम होती है। यानी मेनली ये पशुओं को रखना पसंद करते हैं। पशुओं में गाय, भैंस, इन सब चीज़ों का स्थान होता है। तो मेनली उनको पालते हैं और उन्हीं से अपना जीवन यापन करते हैं, उनको उनसे दूध निकाल कर पीते हैं। जबकि भेड़ बकरियों का, इनका ये अपने वस्त्र के लिए और मांस मीट के लिए उनका भेड़ों को और बकरों को पालते हैं। ठीक है। यदि हम इनके सामाजिक संगठन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मसाई लोगों के विवाह और पशुओं तथा अन्य संपत्ति को पाने का उत्तराधिकार गोत्र सदस्यता द्वारा प्रशासित होता है। इन लोगों में एक गोत्र में शादी नहीं होती है तथा जो गोत्र है वो पिता के गोत्र पर निश्चित होता है। ठीक है। यानी जो इनकी मुन- मुख्य संपत्ति होती है वो इनका पशुधन होता है और दहेज के रूप में ये पशुओं को देते हैं। ठीक है। इनके यहाँ बहुविवाह की प्रथा भी प्रचलित है और प्रौढ़ व्यक्ति बारी बारी से कुछ समय के उपरांत शादी करता रहता है। लोहार और सुनार, लोहे के औजार स्त्रियों के पहनने के आभूषण तैयार करने के लिए लोहार और सुनार भी होते हैं यहाँ पर। ये इसी दल के अलग जाति तथा परिवार के लोग रहते हैं। इन लोगों के साथ मसाई की अन्य जातियाँ वैवाहिक संबंध नहीं करती क्योंकि इनके रक्त को
धातु का कार्य करते रहने के कारण अशुद्ध माना जाता है। इनके लड़कों को सिपाही भी नहीं बनाया जाता, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है मैजिक यानी जादू टोने का प्रयोग। तो कोई भी जनजाति रहे हो, क्योंकि नेचर पे टोटली डिपेंडेंट रहती हैं, तो कहीं ना कहीं नेचर से प्रभावित रहेंगी, तो जादू टोने इन सब का प्रयोग करती हैं, ठीक है। मसाई लोगों का एक प्रधान धार्मिक नेता होता है जिसे लेबोन कहा जाता है, ठीक है। यानी इनका जो रिलीजियस लीडर होगा वो लेबोन कहा जाता है उसको। सभी योद्धा नवयुवकों पर इसका नियंत्रण रहता है। लेबोन की तुलना इजराइल के मुख्य पादरी से की गई है। मसाई लोगों का पुजारी प्रशासनिक शक्ति न रहने पर भी मसाई समाज में एक बड़ा सम्मानित होता है। इस नेता का सम्मान बांडो रोबो, लुम्बवा और बकुआपी लोग भी करते हैं तथा इससे भयभीत रहते हैं। नेक्स्ट है, यह नेता एनगाई नाम से प्रसिद्ध ईश्वर की पूजा करते हैं। यानी जो लेबोन होते हैं, जो इनके रिलीजियस लीडर होते हैं, वो अपने देवता यानी अपने ईश्वर, यानी इनके ईश्वर का नाम है एनगाई, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। इस ट्राइब में योद्धा नवयुवक भी होते हैं, ठीक है। यानी मसाई के जीवन की मुख्यतः तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है बालपन, जब ये बच्चे होते हैं। उसके बाद ये योद्धा बनाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे अंतिम है व्रत, ठीक है। योद्धाओं को आयु के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। मसाई लोग सदा अपनी संपत्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, और इनकी जो मुख्य संपत्ति होती है वो इनका पशुधन होता है, जिसमें ये योद्धा बड़े सहायक होते हैं। यदि हम मसाई लोगों के महत्व की बात करें, रोल की बात करें, इसका नेचर में क्या रोल है, तो मसाई लोग प्रकृति की अवहेलना करके अपने मत को पशुपालन क्षेत्र से बाहर नहीं करना चाहते हैं। यानी जहाँ पर ये लोग रहते हैं वो रीजन मेनली एग्रीकल्चर करने के लिए और शिकार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है, लेकिन फिर भी ये लोग कृषि नहीं करते। ये लोग मुख्यतः शिकार भी नहीं करते, ये केवल अपने पशुपालन करते हैं, ठीक है। और जितने भी जो ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पर पशुचारण का कार्य करते हैं। और इन्होंने जो आसपास की कृषक जातियों से भी उपजाऊ भूमि छीन लेते हैं। यानी जो आसपास की कृषक जातियां हैं, यानी जो आसपास का रीजन है जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, तो उन लोगों से भी ये लड़के उनसे ज़मीन को छीन लेते हैं, और एग्रीकल्चर जो लैंड थी उसको ये पास्चर लैंड में तब्दील कर लेते हैं, यानी उनको चारागाह बना लेते हैं, ठीक है। यानी सब कुछ अनुकूल परिस्थिति, कृषि के लिए अनुकूल परिस्थिति होने के बावजूद भी ये लोग कृषि में शामिल नहीं होना चाहते, ये केवल पशुचारण का कार्य करना चाहते हैं। तो ये एक अप्रोच है ह्यूमन ज्योग्राफी की, मानव भूगोल की बिहेवियरल अप्रोच, जिसमें इंसान हमेशा प्रॉफिट कमाना नहीं चाहता। यानी मसाई लोग केवल एग्रीकल्चर करना नहीं चाहते, एग्रीकल्चर करके वो अपना अर्बनाइजेशन कर सकते हैं, अपनी जो सिविलाइजेशन है उसको एक आधुनिक दौर में ला सकते हैं, लेकिन वो लोग अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग, बिहेवियरल अप्रोच यहाँ डोमिनेट करती है, तो बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो पश्चारण करना ही मानते हैं, पश्चारण करना ही चाहते हैं, ठीक है। चलिए मसाई ट्राइब से संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि मसाई जनजाति के लोग मिलते हैं। मसाई जनजाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? पहला है युगांडा में, तंजानिया में, केन्या में, या इन सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी इन सभी रीजन में। अभी हमने मैप वगैरह पे देख चुके हैं, युगांडा, तंजानिया, केन्या तीनों जगह पर मसाई ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी जनजाति उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में निवास करती है? ऑप्शन ए मसाई, बी किर्गिज, सी बुशमैन और डी एस्किमो। तो आप जान ही चुके होंगे कि एस्किमो आपकी ग्रीनलैंड, आपका कनाडा, आपका नर्दर्न साइबेरिया, और जो आपका फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन का उत्तरी भाग है वहाँ पर एस्किमो लोग रहते हैं। किर्गिज मध्य एशिया के निवासी हैं, जबकि बुशमैन कालाहारी मरुस्थल के निवासी हैं। लेकिन मसाई ट्राइब ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में निवास करती है, सवाना के मैदानी भागों में निवास करती है, ठीक है। तो इसका 34 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी मसाई ट्राइब। नेक्स्ट है क्रॉल, ठीक है, जो अभी हमने जाना। क्रॉल निम्न में से किस जनजाति के आवास हैं? तो ये पूरे परिवार का एक आवास होता है, पूरे परिवार का रहने का निवास स्थान होता है। तो ये किस परिवार के रहने का निवास स्थान है? ऑप्शन ए पिग्मी, बी मसाई, सी बुशमैन, या डी सेमांग। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी मसाई। नेक्स्ट है मसाई जनजाति के आवास को निम्न में से क्या कहा जाता है? सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। ऑप्शन ए इग्लू, बी यार्ड, सी क्राल, या डी सॉल्ट पेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी क्राल, ठीक है। इनमें से इग्लू जो बनाया जाता है वो आपकी
एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, जबकि सॉल्ट पैंस ये बुशमैन का निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। किस जनजाति की संपत्ति पशु होती है? ऑप्शन ए मसाई, बी बुशमैन, सी पिग्मी या डी सेमांग। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी मसाई जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 कि शिकार हेतु बॉन्डो रॉबो का प्रयोग कौन करता है? ऑप्शन ए सेमांग, बी पिग्मी, सी बुशमैन तथा मसाई। यानी शिकार करने के लिए बॉन्डो रॉबो की भी सहायता लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी मसाई ट्राइब। नेक्स्ट है किस जनजाति का धार्मिक नेता लेवोन कहलाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी मसाई ट्राइब। ठीक है। नेक्स्ट है कि मलेशिया प्रायद्वीप पर निम्न में से कौन सी जनजाति देखने को मिलती है? तो ये है आपका सेमांग। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले मसाई जनजाति से संबंधित। और भी जो भी क्वेश्चंस हैं वो अभी हम और भी क्वेश्चंस कर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं मसाई ट्राइब से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अफ्रीका में पठारी भाग में विक्टोरिया झील के पूर्व में रहने वाले पशुपालकों को क्या कहते हैं? ये पशुपालक हैं और विक्टोरिया झील के पूर्व में रहते हैं। ऑप्शन ए किर्गिज, बी मसाई, सी सेमांग या डी बुशमैन। खिरकी जनजाति आप फिर से रिवीजन करिए, मध्य एशिया की जनजाति हैं, मध्य एशिया के ऊंचे पठारी भूभागों पर निवास करते हैं। ये लोग भी पशुपालक ही है। सेमांग ये जनजाति आपकी थाईलैंड, फिलीपींस इधर रहती है। ठीक है। बुशमैन आपकी ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, जबकि मसाई ये जनजाति विक्टोरिया झील के पूर्व में निवास करती है और ये मेनली केन्या, तंजानिया, युगांडा, ठीक है, इस रीजन में निवास करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस जाति के पड़ाव को क्राल कहते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। मसाई, सेमांग, बुद्दू, बुशमैन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मसाई ट्राइब। ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 है और ये अंतिम क्वेश्चन है। विश्व की प्रमुख जातियों के मकानों व जातियों के जोड़े प्रस्तुत हैं। गलत जोड़ा, आपको गलत जोड़ा पहचानना है। ऑप्शन ए दे रखा है यूर्त खिरगीज, यानी यूर्त खिरगीज का मकान है, यानी उनका घर है। ठीक है। सी दे रखा है इग्लू एस्किमो, बी दे रखा है क्रॉल सकाई, डी दे रखा है टिपिस रेड इंडियंस। तो आपका ए यूर्त खिरगीज ये बिल्कुल सही है। खिरगीज एक तंबू बनाते हैं जिसको यूर्त कहा जाता है। एस्किमो के बर्फ़ के मकान को इग्लू कहा जाता है, ये भी सही है। टिपिस रेड इंडियन ये भी सही मिलान किया गया है, जबकि क्राल ये सकाई से मिलान नहीं किया जाएगा। सकाई जनजाति आपकी थाईलैंड, इंडोनेशिया इधर वाले मलाया पेनिनसुला में पाई जाती है, जबकि क्राल ये मसाई ट्राइब्स के घर को कहा जाता है, यानी मसाई परिवार का जो निवास स्थान उसका होता है उसको क्राल कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। तो ये आपकी मसाई जनजाति आपने देखी। मसाई जनजाति से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे और जितने भी फैक्ट्स थे वो सभी का अध्ययन किया है हमने। नेक्स्ट हमारी जनजाति पिग्मी जनजाति रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। अगर अभी तक आप वीडियो में बने रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।